70s 80s की ड्रामा से भरपूर मूवीज के अंदर प्लॉट ट्विस्ट की कमी नहीं थी, लेकिन इतना मसाला इन्हें मिलता कहाँ से था? सोच के दायरे इमेजिनेशन से कम और आसपास के एनवायरनमेंट से ज्यादा आते हैं। वैसे तो दुनिया में कहानियों की कमी नहीं है, कुछ आंखों देखी होती हैं और कुछ सिर्फ कानों सुनी। लेकिन कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो सकता है और सिर्फ कानों सुना भी सच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये मैं आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं कर सकता। आज इस सीरीज की पहली वीडियो अपलोड हुई है और मैंने ये नाम एक हाउस पार्टी में सुना था, जब थोड़ा सा टिप्सी होने के बाद सब एक्चुअली में बात करते हैं, यानी एक से 2 लेयर नीचे जाके बात करते हैं एंड दे टॉक व्हाट दे एक्चुअली थिंक। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि हमने जो बुक्स में पढ़ा है, स्कूल्स में जो भी सीखा है, उस वजह से हम कहीं ना कहीं इस कहानी के आसपास रहे। जब नेताजी ब्रिटिशर्स के खिलाफ अलायंसेस फॉर्म करने बाकी साउथ ईस्ट देशों के पास मदद मांगने गए, जिनसे उन्हें इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करनी थी, साल 1945 नेताजी सिंगापुर से निकले एक जापानीज सबमरीन में, जिससे वो टोक्यो शहर पहुंचे। टोक्यो रह के उन्होंने प्लान्स बनाने शुरू किए कि कैसे वो अलायंसेस बनाए साउथ ईस्ट देशों की मदद से और इंडियन नेशनल आर्मी को बड़ा करके ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़ा कर दें। तो ये बात है अगस्त 16, 1945 की, जब नेताजी साइगॉन में थे, हो चिंग मिंग प्रेजेंट डे वियतनाम, और उनका ट्रैवल एक्विजिशन था एक जापानीज एयरक्राफ्ट मित्सुबिशी KI-21, जिसमें वो बोर्ड हुए ताकि वो वियतनाम से निकलकर बैंकॉक पहुंचे और थाई गवर्नमेंट के साथ अलायंसेस फॉर्म कर सके। लेकिन प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन को इमरजेंसी लैंड कराना पड़ा ताए हुकू में, प्रेजेंट डे ताइवान। और इसी गर्मा गर्मी के अंदर प्लेन क्रैश हो गया। क्रैश के बाद नेताजी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे बताया जाता है कि उनका देहांत हो गया, लेकिन टाइम ऑफ डेथ अभी भी अननोन है। कुछ कहते हैं कि शाम को 7:30 बजे और कुछ कहते हैं कि अगली दोपहर 1 बजे। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसका एग्जैक्ट डेट नहीं मेंशन्ड है। लोकल्स की माने तो ये दोनों ही टाइमिंग में इतना ज़्यादा फर्क आपको सोचने पे मजबूर करता है। और नेताजी की डेथ एक एक्सीडेंट के बाद भी एक अनसॉल्वेबल मिस्ट्री बन के रहती है। गुमनामी बाबा को अपना नाम अपनी गुमनाम और मिस्टीरियस पर्सनालिटी से मिला। लोग उनके बारे में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। ये बात 1960s में फैजाबाद की है, यानी उत्तर प्रदेश। कहते थे गुमनामी बाबा की शक्ल नेताजी से काफी हद तक मिलती थी, और उस समय हाल फिलहाल में देश आजाद हुआ था, जिसमें नेताजी का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था लोगों के ऊपर। ऐसे में लोगों ने गुमनामी बाबा को ही नेताजी का चेहरा दे दिया और यही मानने लग गए। और ऐसे में अफवाह होना लाजमी है कि वो भेष बदल कर फैजाबाद में रह रहे हैं, लेकिन ये भी एक कॉन्स्पिरेसी का ही पार्ट है। रियल आइडेंटिटी कभी प्रूव ही नहीं हुई। गुमनामी बाबा कंट्रोवर्सी में आए नहीं, बल्कि लाए गए जब अनुज धर की उन पर नजर पड़ी और उन्होंने इस मैटर को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। थ्योरी तो ये भी कहती है कि नेताजी प्लेन क्रैश से बचकर भेष बदलकर फैजाबाद में रहने लगे, ताकि उन्हें ब्रिटिशर्स और उनके अलायज ढूंढ ना ले। गुमनामी बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मौन व्रत या कुछ ना बोलने की शपथ ली थी, और उनके कुछ ही फॉलोअर्स थे जो उनके आसपास उनकी सेवा याचना के लिए रहा करते थे। गुमनामी बाबा की अपीयरेंस और उनकी रिजेम्बलेंस काफ़ी हद तक नेताजी से मिलती थी। इनफैक्ट उनके पॉलिटिकल बिलीव्स और उनकी नॉलेज भी काफ़ी हद तक नेताजी से मिलती थी। शायद इसीलिए लोगों को ये मिस्ट्री नहीं बल्कि एक ठोस सबूत लगता था। गुमनामी बाबा की डेथ 1985 में हुई, और ये भी उतनी बड़ी मिस्ट्री है जितनी नेताजी का एक्सीडेंट। लेकिन कहते हैं उनकी डेथ के बाद ऐसे डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स मिले जिनमें नेताजी की लाइफ से उनका सीधा कनेक्शन था। ऐसे में कई सारे पहलू और परसेप्शन निकल कर आते हैं, और हर परसेप्शन के साथ एक नई कॉन्स्पिरेसी। ये कॉन्स्पिरेसी ना रहे अगर हम धीरे धीरे हर पहलू को अनफोल्ड करके देख सकें। मेरा सवाल यही है, व्हाट आर वी मिसिंग?